नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस एथिक्स मार्क्स मैक्सिमाइजर की सीरीज में, जिसमें हम डिस्कस करते हैं एथिक्स के सिलेबस के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, उनके डेफिनेशन, मल्टी डायमेंशनल एग्जांपल्स व्हिच यू कैन यूज देम इन योर आंसर्स एंड फेच दोज एक्स्ट्रा मार्क्स। आज का कीवर्ड है नॉन पार्टीजनशिप। नॉन पार्टीजनशिप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दैट यू विल नॉट बी स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद एनी ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी or any cause. This is one of the most important foundational value of for civil services. ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है कि एज ए सिविल सर्वेंट आप मल्टीपल इंटरेस्ट के बीच में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फार्मर से भी डील करते हैं, आप कॉर्पोरेट से भी डील करते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी से भी डील करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी से कब डील करेंगे? जब इलेक्शंस कराएंगे। फार्मर से कब डील करेंगे? फॉर एग्जांपल, जब आपने फार्म लॉज बनाए, आपको एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाना चाह रहे हैं तो कॉर्पोरेट पिक्चर में आ जाएंगे। जब इतने सारे इंटरेस्ट से आप डील करते हैं, जब आप रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट कराते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप बायस ना रहें। आप अपने आप को किसी भी एक स्पेसिफिक कॉज से आइडेंटिफाई ना करें कि मैं तो किसानों के साथ हूं, मैं तो कॉर्पोरेट के साथ हूं, मैं तो पॉलिटिशियंस के साथ हूं, मैं तो मीडिया के साथ हूं, मैं तो किसी रीजनल ग्रुप के साथ हूं, उनकी लैंग्वेज इश्यू से मैं आइडेंटिफाई करता हूं, उनके कल्चर से मैं आइडेंटिफाई करता हूं। आप ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते। यू नीड टू बी नॉन पार्टीजन, यू नीड टू बी न्यूट्रल माय डियर फ्रेंड, बिकॉज अदर आप न्यूट्रल नहीं रहे, अगर आप पार्टीजन रहे तो इन सब का भरोसा आपके ऊपर से उठ जाएगा, बिकॉज यू विल बी इन द इंपॉर्टेंट पोजीशन टू मेक डिसीजंस। अगर मैं आंसर लिखने की बात करूं, अगर आप आंसर जब कभी भी नॉन पार्टीजनशिप पे लिखेंगे तो मेरी आपसे दरख्वास्त रहेगी कि आप कम से कम इन 3 लेवल पे जरूर एनालाइज करें अपने आंसर को। इसका मतलब क्या है? आप देखिए, जब भी ब्यूरोक्रेट की हम बात करेंगे, हम बात करते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव की। ब्यूरोक्रेसी की खास बात यह है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज कि वो पॉलिटिकल सेटिंग में काम करती है। पॉलिटिकल सेटिंग का मतलब क्या है? पॉलिटिकल सेटिंग का मतलब क्या है? ये है कि जो ब्यूरोक्रेट होता है वो तो परमानेंट होता है, वो एक बार एग्जाम के थ्रू रिक्रूट होता है एंड होल कैरियर ही डिवोट्स टू द सर्विस ऑफ द नेशन। ऑन द अदर हैंड, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, दे आर टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स। तो जब भी आप इनके रिलेशनशिप को एनालाइज करें, जब भी आप ये देखें कि नॉन पार्टीजनशिप क्यों जरूरी है, आप 3 लेवल पे देखिए। आप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के लेवल पे देखिए, आप ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे देखिए और आप सिटीजन्स के लेवल पे देखिए। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, आइए समझते हैं। जब हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स। अब वो 5 साल की सत्ता में हैं, अगले 5 साल में सत्ता में रहें, दूसरे पार्टी की सरकार आ जाए, हम कह नहीं सकते। लेकिन आईएएस तो आईएएस रहेगा, वो तो 5 साल में चेंज हो नहीं जाएगा। तो वो आईएएस जो आज रिक्रूटमेंट कर गया, जो आज यूपीएससी के थ्रू सेलेक्ट हो गया, वो तो मल्टीपल गवर्नमेंट्स को अपने ईयर में सर्व करेगा। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के रेजिम होंगे, जो डिफरेंट पार्टीज गवर्नमेंट बनाएंगी, वो इस ब्यूरोक्रेट को ट्रस्ट कर पाए? पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में भी, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी, इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज वो ब्यूरोक्रेट को ट्रस्ट कर पाना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा? अरे भाई, मनरेगा की जो स्कीम है, इसको चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आई थी, यूपीए गवर्नमेंट लेके आई थी, बट इंप्लीमेंट तो इसको आज भी वही ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं जो इसको लेके आए थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मोदी जी की स्कीम है, ये आगे भी जारी रहेगी और इसको वही ब्यूरोक्रेट इंप्लीमेंट करेंगे, चाहे रेजिम चेंज हो जाए, सरकार चेंज हो जाए। इसी तरह अगर हम बात करें पॉलिसी मेकिंग की, तो हम पॉलिसी मेकिंग में भी यही समझते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इनके पास टेक्निकल नॉलेज होती है, स्पेशल नॉलेज होती है, एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव होता है। ऑन द अदर हैंड, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जरूरी नहीं है उस अनुभव के साथ आए, वो तो जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। इन दैट केस, जब भी हम पॉलिसी मेकिंग की बात करते हैं, किसी भी चीज पे पॉलिसी बनना हो, लॉ बनना हो, तो ब्यूरोक्रेट्स एडवाइज करते हैं अपने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये कॉस्ट एंड बेनिफिट है, ये इसके तरीके हो सकते हैं। तो इस एडवाइस को पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कब ट्रस्ट करेंगे?
इस एडवाइस को मिनिस्टर कब ट्रस्ट करेंगे? जब वो फेयर होगी, जब वो ऑब्जेक्टिव होगी, जब उनको यकीन होगा कि ये जो ब्यूरोक्रेट मुझको सलाह दे रहा है, ये जो सेक्रेटरी साहब मुझको सलाह दे रहे हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं है, ये तो अपनी इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल सलाह दे रहे हैं। तभी तो गवर्नमेंट काम आगे चलेगी, तभी तो गुड गवर्नेंस आएगी। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हिसाब से आप जरूर सोचिएगा, फ्रॉम पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन और पॉलिसी मॉनिटरिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्यूरोक्रेट्स रिमेन न्यूट्रल। अदरवाइज क्या होगा? अरे भाई, अभी तो मोदी जी की सरकार है, तो मोदी जी को तो ये लगेगा कि ये वाले ब्यूरोक्रेट तो मेरी जो पॉलिसी है स्वच्छ भारत अभियान उसको इंप्लीमेंट ही नहीं करेंगे, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर पाएगी, फिर गवर्नमेंट काम नहीं कर पाएगी। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो ट्रस्ट बना रहे। सिमिलरली अगर मैं ब्यूरोक्रेट लेवल की बात करूं, अगर मैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव लेवल की बात करूं, तो इनके लिए भी जरूरी है कि वो नॉन पार्टिजनशिप बनी रहे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का मोरल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरल का मतलब समझते हैं दोस्तों? मोरल का मतलब होता है कलेक्टिव मोटिवेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। सपोज ऐसा होता है कि आप और आपके बैचमेट एक साथ सिविल सर्विस में सेलेक्ट होते हैं और आपके जो बैचमेट्स हैं वो रूलिंग पार्टी के थोड़े क्लोज आ जाते हैं किसी भी कारण की वजह से, और इसकी वजह से उनको लगातार अच्छी पोस्टिंग्स मिलती हैं, इसकी वजह से उनको कलेक्टर के टेन्योर्स उनके एक्सटेंड किए जाते हैं, उनका प्रमोशन ही बहुत फास्ट होता है। लेकिन आपका प्रमोशन उतनी आसानी से नहीं हो रहा है, आपको डेस्क जॉब दे दी गई है, आपको हेडक्वार्टर में शिफ्ट कर दिया गया है। आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत खराब लगेगा दोस्तों, क्योंकि आप ये मानोगे कि मेरे काम की वजह से मेरा परफॉर्मेंस ग्रेड नहीं हो रहा है, ये मेरा काम की वजह से मुझे पोस्टिंग्स नहीं मिल रही हैं, ये मुझे पॉलिटिकल पार्टिजनशिप की वजह से पनिश किया जा रहा है, क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं पोस्ट तो एक ही है, वो उन्हीं को दी जाएगी जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास रहेंगे। तो अगर ब्यूरोक्रेसी का मोरल ऐसा हो गया तो क्या ब्यूरोक्रेसी काम करेगी? क्या आप मेहनत करेंगे? दोस्तों नहीं कर पाएंगे। यही डिफिकल्टी होती है। तो इसीलिए ब्यूरोक्रेसी को फंक्शन करने के लिए भी ये जरूरी है कि नॉन पार्टिजनशिप बनी रहे। वर्क कल्चर एफिशिएंट तभी रहेगा जब एज ब्यूरोक्रेसी एज ए होल मोटिवेटेड रहेगी। वर्क कल्चर तभी प्रोडक्टिव बनेगा जब ब्यूरोक्रेसी को पता रहेगा कि उसकी परफॉर्मेंस अलोन विल डिसाइड कि उसकी पोस्टिंग्स कैसे होंगे, उसके ट्रांसफर्स कैसे होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे ओवरऑल वर्क कल्चर एंड ओवरऑल पब्लिक सर्विस में। तीसरा जो इंपॉर्टेंट लेयर है जिस पे हमको एनालाइज करना होता है नॉन पार्टिजनशिप को, वो है सिटीजन। दोस्तों सिटीजन्स सबसे इंपॉर्टेंट बेडरॉक है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की। सिटीजन्स को जब लगे कि भाई जब पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जा रही हैं, कोई भी लॉ इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो सिटीजन को यह नहीं लगना चाहिए कि ये जो एसपी साहब हैं, ये जो कलेक्टर साहब हैं, ये तो उस पॉलिटिकल पार्टी के हैं। अगर सपोज ऐसा होता है तो सिटीजन भरोसा नहीं करेगा आपके ऊपर। सिटीजन को लगेगा ये तो आप इसलिए कर रहे हो कि आप उस पॉलिटिकल पार्टी के क्लोज हो। इसके लिए भी सिटीजन के भरोसे को जीतने के लिए भी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है कि उसको ये यकीन आए कि आप एज ए ब्यूरोक्रेट हमारे हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के हित में। आप फर्ज करिए, आप सोचिए जरा। फॉर एग्जाम्पल, आपको सपोज किसी कम्युनल राइट्स का मामला डील करना है, आप एसपी हो किसी जगह के, और आपकी जो छवि है वो ऐसी है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करते हो। तो अगर आप एक रिलीजियस मीटिंग बुलाओगे जिसमें सारे डिफरेंट जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो आएंगे, क्या आप वो रिस्पेक्ट कमांड कर पाओगे? क्या आप सिचुएशन को डिफ्यूज कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो लोग आपको ट्रस्ट ही नहीं करेंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी कुछ है ही नहीं। ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी रेपुटेशन नो नॉनसेंस ऑफिसर की है, ऐसी है जो केवल रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करता है, जो कोई भेदभाव नहीं करता, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, केवल संविधान के संग है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, आपकी बात को लोग मानेंगे, आप बहुत आसानी से सिचुएशन को डिफ्यूज कर पाएंगे। सिमिलरली लैंड एक्विजिशन का एग्जांपल लीजिए। अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के क्लोज आते हैं, तो लोग तो आपसे ये कहेंगे कि आप हमारी जमीनें इसलिए लेने आए हैं कि आपको उनका फेवर करना है, आपको उनके फंड्स इकट्ठा करने हैं। दोस्तों ऐसे सिचुएशन में आप लैंड एक्विजिशन नहीं कर पाएंगे। वो जो प्रोटेस्ट हो रहा होगा लैंड एक्विजिशन के लिए वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आपकी, क्योंकि आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी क्रेडिबिलिटी है, अगर आप नॉन पार्टीजन है, अगर आपकी रेपुटेशन है, तो लोग आपको सुनेंगे, आपसे बीच का रास्ता निकालने की भी बात करेंगे, और आप बहुत एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर भी बनेंगे। और तभी होगा तो सिटीजन्स आपको ट्रस्ट करें कि आप न्यूट्रल हो, आप पॉलिटिकली पार्टीजन नहीं हो। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि पॉलिटिकल नॉन पार्टीजनशिप की जो वैल्यू है ये कितनी इंपॉर्टेंट है ब्यूरोक्रेसी की। तो आइए
दोस्तों अब देखते हैं कि आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम्स में, ये वैल्यू क्यों इतनी रिलेवेंट हो गई है और इसके जो मल्टीपल फेजेस हैं उसको भी समझते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों जब कभी भी आप आंसर लिखें पॉलिटिकल पार्टीजनशिप के ऊपर तो 3 लेवल पे तो डेफिनेटली उनको एनालाइज करिएगा, दैट इज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी एंड सिटीजन्स। लेकिन जब मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में आप उनका डिस्कशन करें, आप ये बताना चाहें कि वो क्यों रिलेवेंट है, तो कम से कम 6 लेवल पे हम उनको एनालाइज कर सकते हैं। ये 6 लेवल, ये 6 डायमेंशंस आपको जरूर याद रखनी है। दैट विल हेल्प यू इन एनहांसिंग डेप्थ ऑफ योर आंसर और काफी मल्टी डायमेंशनल एग्जांपल्स और आंसर आप लिख पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट अस, हमको पता है कि ब्यूरोक्रेसी एक डिफरेंट फेजेस से गुजरती है उनके करियर परफॉर्मेंस में। वन ऑफ देम इज रिक्रूटमेंट। अगर दोस्तों रिक्रूटमेंट में धांधली हो जाए, रिक्रूटमेंट में ऐसा पता पड़ने लगे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के सिविल सर्वेंट ज्यादा भर्ती हो रहे हैं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करने वाले लोग ज्यादा भर्ती रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? वो जो लोग भर्ती होके आएंगे वो उस पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करेंगे या संविधान के साथ रहेंगे? वो लॉ को इंप्लीमेंट करेंगे या अपने पॉलिटिकल मास्टर की बात मानेंगे? तो रिक्रूटमेंट में भी हमको ये देखने को मिलता है कि अभी रिसेंटली राजस्थान में अनफॉर्चुनेटली आरपीएससी के एक मेंबर की गिरफ्तारी हुई है। सिमिलरली ऐसी न्यूज पहले भी आती रही है कि डिफरेंट स्टेट पीसीएस में बहुत ज्यादा धांधली होती है। दोस्तों ये अच्छी बात नहीं है, ये पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के साफ साफ खिलाफ जाता है, क्योंकि ऐसे तरीके से जिनका रिक्रूटमेंट होता है वो संविधान के प्रति लॉयल नहीं होते, अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के प्रति लॉयल होते हैं। सिमिलरली आप ट्रेनिंग की बात करें, जब भी ब्यूरोक्रेसी का ट्रेनिंग होता है, ब्यूरोक्रेट का रिक्रूटमेंट होता है, उनका ट्रेनिंग होता है, आगे चल के भी उनका मिड कैरियर ट्रेनिंग होता है और जैसे जैसे वो सीनियर होते जाते हैं उनका डिफरेंट लेवल्स पे ट्रेनिंग होते रहते हैं। सेकंड एआरसी ने बहुत ही दिलचस्प बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो ट्रेनिंग है, दैट ट्रेनिंग इज गिवन बाय स्पेरेबल टू स्पेरेबल। स्पेरेबल का मतलब जो हमारे काम का नहीं है, और सेकंड एआरसी क्या कहती है कि ट्रेनिंग देने वाले भी वो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट के काम के नहीं होते, और ट्रेनिंग लेने वाले भी वो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट के काम के नहीं होते। ये बहुत बड़ा कटाक्ष है आज की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आप एज ए यंग सिविल सर्वेंट हो, अभी अभी आपकी भर्ती हुई है और आप कोई ऐसा एक्शन, आप सपोज एसपी हो, आप सपोज कोई ऐसा एक्शन ले लेते हो तो पॉलिटिकल पावर्टी को फेवर नहीं करता है, वो आपको क्या करेंगे? वो आपको ट्रेनिंग में भेज देंगे कि आपको ट्रेनिंग में चले जाइए। और ट्रेनिंग देगा कौन आपको? ट्रेनिंग में वो सीनियर आपको ट्रेनिंग देंगे जिनको अगेन वो पॉलिटिकल पार्टी मानती है कि ये उनके फेवर के नहीं है। तो ट्रेनिंग देने वाले भी वही जिनको पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती है गवर्नमेंट में ऊंचे स्थानों पर रखना, और ट्रेनिंग लेने वाले भी वो जिनको पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती है उन एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन वाली पोजीशंस में रखना या उन इंपॉर्टेंट पोजीशंस में, इंपॉर्टेंट पोस्ट में रखना। तो बहुत बड़ा कटाक्ष है, इसको आप अपने एग्जाम में एज इट इज नोट कर सकते हैं कि सेकंड एआरसी का इतना बड़ा स्टेटमेंट है ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ। अनदर थिंग इज, जैसा कि हमको पता है कि ट्रांसफर, पोस्टिंग्स एंड प्रमोशंस आर इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और इससे भी बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल किया जाता है। जो ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिकल पार्टीजनशिप में बिलीव करते हैं, जो फेवर में हो जाते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के, उनको अच्छी पोस्टिंग्स मिलती हैं, उनके प्रमोशंस बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनका मल्टीपल ट्रांसफर होता है। अशोक खेमका का केस हमको पता है, ही हैज बीन ट्रांसफर्ड ओवर 58 टाइम्स। आप बताइए कितना बड़ा नंबर है। आप इमेजिन करके देखिए, हर दूसरे तीसरे दिन आपका ट्रांसफर हो रहा है, हर दूसरे तीसरे महीने, साल में 3-3 आपके ट्रांसफर हो रहे हैं। आप कैसे काम कर पाएंगे? आपकी फैमिली लाइफ क्या रहेगी? आपके बच्चे आपको क्या बोलेंगे? क्या आपके बच्चों की शिक्षा हो पाएगी? क्या आपकी फैमिली लाइफ रह पाएगी? दोस्तों नहीं रह पाएगी, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और ये आपका विल पावर को चैलेंज कर देते हैं। तो आपको कम से कम 3 लेवल पे तो यहां दिख गया कि आज के जमाने में पॉलिटिकल पार्टीजनशिप, पॉलिटिकल नॉन पार्टीजनशिप की इंपॉर्टेंस क्या है। सिमिलरली अगर हम और देखें तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के लेवल पे भी हम देख सकते हैं कि ये पॉलिटिकल नॉन पार्टीजनशिप कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको सबको पता है कि जो एसीआरस होते हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होते हैं, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ही साइन करते हैं अल्टीमेटली, और उनके हाथ में होता है किसी ब्यूरोक्रेट की परफॉर्मेंस को नापना। उनका बस चले, अगर वो पॉलिटिकल पार्टीजनशिप है, पॉलिटिकल पार्टीजनशिप में यकीन करते हैं, तो अपने फेवरेट ब्यूरोक्रेट को बहुत अच्छी रेटिंग देंगे, चाहे उन्होंने काम ढीला भर का नहीं किया है।
ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, बहुत काम करते हैं, बट शायद उतने फेवर में नहीं आ पाते, तो इसलिए उनको अच्छी पोस्टिंग्स भी नहीं मिलती, उनको डेस्क जॉब दे दी जाती है, सेक्रेटरीट में पोस्टिंग कर दी जाती है। सिमिलरली कोलोजिव स्कैम्स और क्राइम्स, आपने देखा होगा कोल स्कैम की आपने बात सुनी होगी, जिस कोल स्कैम में कोल सेक्रेटरी को भी कॉन्विक्शन हुआ। इस तरह के स्कैम्स कह लो, क्राइम्स कह लो, जिसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव हाथ मिला लेते हैं एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस की बजाय, वो केस भी हमको रिमाइंड कराते हैं कि नॉन पार्टिजनशिप क्यों जरूरी है। सिमिलरली पोस्ट रिटायरमेंट जॉब, हमने देखा है कि बहुत सारे जो आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स हैं वो इलेक्शन से जस्ट पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं, अगले ही दिन किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। ये बहुत ही खराब फेनोमेनन है, बहुत ही खराब ट्रेंड है। ये दिखाता है कि कितना नॉन पार्टिजनशिप का वायलेशन ब्यूरोक्रेसी में आज हो रहा है। ये बहुत खराब है दोस्तों। देयर शुड बी सम कूलिंग ऑफ पीरियड। इतनी गैरत तो इन ब्यूरोक्रेट्स में भी होनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। और ये देखिए, ये एग्जाम्पल है, तेलंगाना में आईएएस साहब हैं जो सीएम के सरेआम पैर छू रहे हैं। दोस्तों इस तरह के एग्जाम्पल्स हमको बताते हैं कि नॉन पार्टिजनशिप, रिक्रूटमेंट की बात कर ले, ट्रेनिंग की बात, प्रमोशन की बात, ट्रांसफर की बात, पोस्टिंग की बात, परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात, कोलोजिव क्राइम की बात, पोस्ट रिटायरमेंट जॉब की बात, अब तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं जो आपसे चीख कर कह रहे हैं कि नॉन पार्टिजनशिप क्यों जरूरी है, नॉन पार्टिजनशिप क्यों फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज है। आई होप जब भी आप नॉन पार्टिजनशिप के ऊपर आंसर लिखेंगे, पॉलिटिफाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आंसर लिखेंगे, आप इन सारी डायमेंशंस को इंक्लूड करेंगे और बहुत बेहतर आप आंसर एग्जाम में लिख के आने वाले हैं। दोस्तों यू कैन ज्वाइन my telegram channel, that is Piyush Kumar _UPSC. just type in the telegram search field Piyush UPSC, you will find my channel. मैं इस चैनल में यूपीएससी प्रिपरेशन के बारे में, वैल्यू एडिशन नोट्स के बारे में, लाइफ डिसिप्लिन, मोटिवेशन के बारे में बात करता रहता हूं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द आईएएस हब टेलीग्राम चैनल्स बाय टाइपिंग द आईएएस हब इन द टेलीग्राम सर्च फील्ड। इसमें आपको द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इनसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको पढ़ने चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद करने चाहिए, वो डेली बेसिस पे अपडेट होते हैं। और इंस्टीट्यूट की बहुत सारी जो एक्टिविटीज हैं उनको आप समझ सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है और आप उससे कैसे फायदा उठा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि नॉन पार्टिजनशिप क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी आंसर लिखिएगा, आप कम से कम 3 लेवल पर उनको एनालाइज करिएगा, दैट इज political executives, permanent executives and citizens. And also when you talk about relevance, you mention all those 6 to 7 dimensions with examples, and I'm sure you will get very good marks. मिलते हैं दोस्तों जल्दी अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।